हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। हमने पढ़ लिया था सिंथेसिस एनालिसिस मॉडल मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन इन द कंपाइल। ठीक है, तो हम अभी ये पढ़ चुके थे फेजेस एंड पासेस। अब सेकंड चीज़ आती है बूट स्ट्रैपिंग, क्रॉस स्ट्रैपिंग और क्रॉस कंपाइलर। तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। Cross compiler is a compiler capable of table code for a platform other than the one on which the compiler is running. For example, a compiler that runs on Windows but generates code that run on Android is a cross compiler. मतलब हमने आप एक कोई कंपाइलर बनाया जो विंडो पे वर्क करता है, तो साथ ही साथ वो क्या है किसी और प्लेटफॉर्म पर भी वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड पे वर्क कर रहा है, लिनक्स पे वर्क कर रहा है, यूनिक्स पे वर्क कर रहा है, तो ये होता है क्रॉस कंपाइलर। जबकि बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है कि सपोज हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए कंपाइलर बनाना है। ठीक है, सो इंटेंड्स टू कंपाइल द प्रोग्राम इन द सोर्स लैंग्वेज इफ वन नीड्स टू ऑब्टेन अ कंपाइलर फॉर सपोज हमें एक्स लैंग्वेज के लिए कंपाइलर चाहिए। ठीक है, which is written in language X. There is a issue of how the first compiler can be written. तो सपोज करो, ऐसे समझो कि जैसे सपोज कोई लैंग्वेज आई, जैसे जावास्क्रिप्ट आई। ठीक है, तो अगर उसके लिए हमें कोई कंपाइलर बनाना था, तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट आई तो तभी के तभी हम अगर उसी लैंग्वेज में कंपाइलर मतलब कैसे बना सकते हैं, पहले उसको कंपाइल करने के लिए हम पहले से ही जो लैंग्वेज अभी आने वाली है उसके लिए कंपाइलर उसी लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी वाई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं किसी एक्स लैंग्वेज के कंपाइलर को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आप बूट स्ट्रैपिंग। ये होता है इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरप्रेटर और कंपाइलर फॉर लैंग्वेज एक्स इन लैंग्वेज वाई। ठीक है, और जो हमारा क्वांटम था उसमें क्या डेफिनेशन, एक बार वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो बूट स्ट्रैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग compiler in the source programming language that it intends to compile. Bootstrapping leads to self-hosting compiler. An initial minimal core version of the compiler is generated in a different language. इनिशियली एक डिफरेंट लैंग्वेज में कोड जनरेट करेंगे, लेकिन बाद में हम क्या ट्रांसफ़र कर देंगे कि उसी लैंग्वेज में वो कंपाइलर बने हमारा। कंपाइलर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 लैंग्वेजेस: सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज और इम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया गया है? सोर्स लैंग्वेज वो है कि जिसके लिए वो वर्क करेगा, और टारगेट लैंग्वेज वो है जिसको वो कंपाइल करके प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन और था कि सिंगल पास कंपाइलर और मल्टी पास कंपाइलर क्या होते हैं। तो ऐसा था कि जो सिंगल पास कंपाइलर जो भी हम अब यूज़ करते हैं नाउ डेज, वो होते हैं सिंगल पास कंपाइलर, जो एक ही पास में सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेते, सारी चीज़ों को कंपाइल या सारी चीज़ों का एनालाइज, जैसे ये लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, इंटरमीडिएट सारा कुछ एक ही पास में कर देते हैं। मल्टी पास कंपाइलर पहले हम यूज़ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो इतने मॉडिफाइड नहीं थे, तो उसमें क्या कि इतनी मेमोरी भी नहीं थी उस टाइम पे हमारे सिस्टम्स में। तो उनको क्या था कि पहले एक शॉर्ट पास के पहले एक टर्म एक प्रोसेस के लिए एनालाइज कर लिया, फिर सेकंड पास में दूसरे टर्म के लिए एनालाइज कर लिया, तो उसमें मल्टी पास लगते थे, तब जा करके हमारा एट लास्ट हमारा कंपाइल होता था कोड। तो वो तब की बात थी जब हमारे पास जो है मेमोरी स्पेस की कमी थी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो हम जो भी क्या कहते हैं, सॉरी, जो भी स्ट्रिंग्स वगैरह हम बनाते हैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और ज़्यादा पढ़ते हैं, किसी और वेबसाइट पर पढ़ते हैं अच्छे से इसको। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का हमें समझ आ गया कि एक वे है कि किसी स्ट्रिंग को कैसे लिखना है, एक इस तरीके से कि वो अंडरस्टैंडेबल हो
इन टर्म्स ऑफ मशीन। सो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद आता है आपका DFA और NFA क्या होता है। तो DFA ये होता है deterministic finite automation. Finite automation is said to be deterministic corresponding to an input symbol. There is single resultant state. There is only one transition. इसको ऐसे समझिए कि सपोज आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको कि वहाँ पे सिर्फ एक ही रूट है और वो रूट है आपका बस के थ्रू जाने का, ठीक है। सपोज करते हैं कि वो एक ही रूट है और वो बस के थ्रू आपको जाना है। तो वो क्या हो गया, DFA हो गया कि एक इनपुट सिंबल है आपका, सिंगल इनपुट सिंबल है, और उस इनपुट सिंबल के थ्रू आप एक ही रास्ता है, उस बस को जाने के लिए एक ही रास्ता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका सिंगल इनपुट पर आप एक ही जगह जा रहे हो, एक ही ट्रांजिशन कर रहे हो, तो वो तो हो गया ये। अब दूसरा है आपका कि सपोज देहरादून से दिल्ली जाने के लिए आपके काफ़ी सारे वेज हैं, ठीक है। और साथ ही साथ और भी जगह है, जैसे दिल्ली से पहले जो और भी जगह है उन जगह भी आप जा सकते हैं, जैसे आप गाज़ियाबाद जा रहे हैं या मेरठ जा रहे हैं, ठीक है। तो उन रास्तों पे भी आपको जाना है। तो आपने उसी बस का यूज़ करके, उसी एक सिंबल बस को यहाँ पे सिंबल समझिए, इनपुट सिंबल, उसी बस का यूज़ करके आप वहाँ भी जा सकते हैं, मेरठ भी जा सकते हैं, गाज़ियाबाद भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से, और साथ ही साथ एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको। सपोज 10 रुपये लगते हैं A जगह से B जगह जाने के लिए, 10 रुपये लगते हैं। ऐसे ही A जगह से B जगह जाने के लिए 10 रुपये लग रहे हैं, ऐसे ही A से C के लिए जाने के लिए भी 10 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो 10 रुपये को आप इनपुट सिंबल समझिए, और A से B जाने के लिए भी 10 रुपये लग रहे हैं, और A से C जाने के लिए, ऐसे A से D जाने के लिए भी 10 रुपये लग रहे हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अगर मैं आपको 10 रुपये दे दूँ, A को 10 रुपये दे दूँ, तो वो हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि वो 10 रुपये में कौन सी डेस्टिनेशन पे जाएगा। वो B पर भी जा सकता है, C पर भी जा सकता है, D पर भी जा सकता है, ठीक है। और डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि सपोज A को B तक जाने के लिए 10 रुपये लग रहे हैं, C तक जाने के लिए 20 रुपये लग रहे हैं, D तक जाने के लिए 30 रुपये लग रहे हैं। तो जब हम उसको 10 रुपये देंगे तो हमें पता है कि 10 रुपये में कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ B तक जा सकता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो DFA में क्या है कि इसको यूज़ करते हुए हम जो है कुछ टपल्स का यूज़ करते हैं। DFA को बनाते हुए हम टपल्स का यूज़ करते हैं। टपल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से। इसमें क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जो Q है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट इन द फाइनाइट कंट्रोल। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये स्टेट्स की क्या बात हो रही है, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। सपोज ये डायग्राम है, ठीक है। तो A जगह से B जगह जाने में, ठीक है, 0 से 1, ठीक है। तो ये एक स्टेट है, इसको Q1 कह सकते हैं आप, और ये जो 1 है ये एक स्टेट है, इसको Q2 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्टेट्स। तो यहाँ पर जो Q है वो तो आपका डिफाइन करता है स्टेट्स कितनी है। जो सिग्मा है वो है आपका नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। इनपुट सिंबल्स क्या है, इनपुट सिंबल्स ये होते हैं, जैसे यहाँ पे इनपुट सिंबल है A अगर हम दे रहे हैं तो हम Q1 से Q2 पर जा रहे हैं। यहाँ पे एक और इनपुट सिंबल है वो है B, अगर हम A पर B दे रहे हैं तो हम यहाँ पर जा रहे हैं। Q1 से Q2 पर जा सकते हैं B के साथ भी और A के साथ भी। तो A और B यहाँ पे इनपुट सिंबल है, ठीक है। थर्ड है आपका ये हमारे ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करता है। ट्रांजिशन फंक्शन को हम इस तरीके से दिखाते हैं कि इस स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट, जैसे Q1 पे आपने A दिया तो आप गए QB पर, ठीक है। Q0 क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग स्टेट को Q0 कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो 0 रिप्रेजेंट करता है ये आपका Q0 है, जो भी आपकी स्टार्टिंग स्टेट होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन भी है, जो ये Q0 है ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। फाइनल स्टेट्स कितनी है, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक ही फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, Q0, Q1, Q2, Q3।
तो एफ के अंदर क्या आएगा, एफ के अंदर आएगा Q3। ठीक है, अब NFA की बात करते हैं। NFA का मतलब ये है कि इफ देयर इज मोर देन वन पॉसिबल ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट ऑन द सेम इनपुट सिंबल। सपोज आपने A दिया तो आप Q0 से Q1 पर भी जा सकते हो, के साथ Q0 से Q2 पर भी जा सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर एक पर्टिकुलर सिंबल के लिए आप मोर देन वन स्टेट पर ट्रेवर्स कर सकते हो तो वो आपका नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा है। क्यों नॉन फाइनाइट का मतलब ये है, नॉन डिटरमिनिस्टिक का मतलब यहाँ पर ये है कि डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है कि हाँ आपको पता है, जैसे ये कह देते हैं कि स्टूडेंट बहुत डिटरमाइंड है, इसको पता है कि इसको क्या करना है। ठीक है, तो उसको हम डिटरमाइंड बोलते हैं, जिसको पता है उसको क्या करना है। एनएफए में, एनएफए क्या है, नॉन डिटरमाइंड। हमको नहीं पता कि अगर हम उसको ये सिंबल देंगे तो कौन सी स्टेट पे जाए, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक तो इनकी डेफिनेशन का ही, जो इनका फुल फॉर्म है उसका डिफरेंस है। ठीक है, और हमें पता है कि डीएफए में एक इनपुट सिंबल के लिए आप एक ट्रांजिशन स्टेट पर जा सकते हो। एनएफए में क्या है कि एक इनपुट सिंबल के लिए आप मोर देन वन ट्रांजिशन स्टेट पर जा सकते हो। डीएफए में हम एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन को यूज़ नहीं करते, एनएफए में एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं। ये एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन ये होता है कि सपोज अभी तो हम सिंबल के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, 1B। एनएफए में हम क्या करते हैं कि हम किसी स्टेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उस पर हम एम्प्टी सिंबल लगा सकते हैं। इस एम्प्टी सिंबल को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको डेस्टिनेशन Q0 से डेस्टिनेशन Q1 पर जाना है और आपको कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, तो ये फ्री की कोई एक स्टेट आप लगा सकते हैं। तो ये एनएफए में हम कर सकते हैं। एनएफए में कितनी भी स्टेट्स ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए आपको कुछ भी इनपुट सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर डेली लाइफ में समझना चाहें तो इसका ये कह सकते हैं कि आपको एक कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ये डिफरेंस होता है। DFA कैन बी अंडरस्टूड एज वन मशीन। ठीक है, DFA एक मशीन होती है, क्योंकि हमें पता है कि पर्टिकुलर सिंबल के लिए ये देगा। NFA में क्या है कि उससे बहुत सारी मशीन्स, मल्टीपल लिटिल मशीन्स कंप्यूटिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट इज डिस्टिंक्टली सेट। ईच पेयर ऑफ स्टेट इनपुट सिंबल कैन हैव मैनी पॉसिबल। ये उसी पर बेस्ड है, क्योंकि एक इनपुट सिंबल के लिए आप बहुत सारी स्टेट्स पे जा सकते हो, तो उसके लिए पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट बहुत सारी हो सकती हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉसिबल स्टेट होगी डीएफए के लिए। डीएफए थोड़ा डिफ़िकल्ट है कंस्ट्रक्ट करना, एनएफए ईजियर है। ये क्यों है, ये जब हम उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे तब हमें समझ आएगा। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमें एक यूनिट तो ख़त्म करनी ही पड़ेगी, वरना इतना स्लो हम चलेंगे तो प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। देखो अब यहाँ पे ना एग्जाम्पल समझ लो, डीएफए एनएफए कैसे बनता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है। अगर ये ऐसे सर्कल बना आ रहा है सेम स्टेट पर, तो इसका मतलब होता है सेल्फ लूप, कि आप इसी स्टेट पर जो इस पर सिंबल होगा पर्टिकुलर सिंबल के लिए कितनी बार भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके इनपुट सिंबल होते हैं जैसे जो आपके लाइन के ऊपर गिवन होते हैं। जहाँ डबल आपका सर्कल होता है वो आपकी फाइनल स्टेट होती है, और जहाँ पे एरो आ रहा होता है वो आपकी स्टार्टिंग स्टेट होती है। ठीक है, अब जैसे इसको देखिए, आपको यहाँ पे एक ये बनाना है डीएफए, सॉरी एनएफए बनाना है। तो इसमें क्या है, ए भी दे सकते हो आप, बी भी दे सकते हो। ये जो बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है इसका मतलब है और, आइदर यू कैन गिव ए, आइदर यू कैन गिव बी। ठीक है, तो आप ए के लिए भी ट्रैवर्स कर सकते हो, बी के लिए भी ट्रैवर्स कर सकते हो। अब क्या है कि ब्रैकेट के ऊपर इनका स्टार लगा है। स्टार का मतलब ये है कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स जब भी स्टार आ जाए तो इसका मतलब है लूप। ठीक है, मतलब कितने भी ए आ सकते हैं यहाँ पर, कितने भी बी आ सकते हैं, और लास्ट में एक ए तो आएगा ही आएगा। तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि हम ए पर भी जा सकते हैं दूसरे। ठीक है,
और हम बी के लिए भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे तो एक तो हम ए के लिए जा रहे हैं, एक बी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जैसे क्या है कि आप जो है एम्प्टी स्टेट्स को ऐड कर सकते हैं एनएफए में, ठीक है। तो जैसे ही हम डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर सिंबल पर नहीं जाते, पहले क्या करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए ट्रैवर्स करते हैं। इसको हम सिंपल वैसे भी कर सकते थे, लेकिन एनएफए में क्या करते हैं, हम एम्प्टी स्टेट को ऐड कर सकते हैं, मन है हमारा नहीं भी करना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए, ये ए पर भी जा रहा है, बी पर भी जा रहा है। तो अगर मैं सपोज़ यहाँ पे 3 पर एक लूप लगा दूँ, सेल्फ लूप ए सिंबल के लिए, तो एक ये ए और यहाँ पर कितने भी ए वो ट्रैवर्स कर सकता है। और ये लास्ट में मैं एक ए और दे दूँ, क्योंकि एक ए तो लास्ट में आना ही आना है, तब भी ये बन जाएगा। तो इसका लास्ट देखते हैं कि लास्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो देखिए फाइनली ये आपका एनएफए बना है, ठीक है। ये यहाँ से आप एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए चले गए, फिर आप यहाँ से एम्प्टी के लिए गए, यहाँ से आपने ए ट्रैवर्स किया, एम्प्टी के लिए गए। अब देखिए यहाँ पे फिर से लूप है, आप कितनी बार भी चाहें तो आप ए को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब कितनी बार भी आप ए को ट्रैवर्स कर सकते हैं, फिर आप क्या है लास्ट में आपको एक ए को ट्रैवर्स करना ही होगा, ठीक है। अब ये जहाँ भी स्टार लगा होता है उस चीज़ को हम स्किप भी कर सकते हैं, तो जो इसको स्ट्रिंग सेटिस्फाई करेगी वो सिंपल ए भी हो सकता है। तो देखो अगर हम स्टार्टिंग स्टेट में हैं और हम सिंपल ए देना चाहें तो पहले हम एम्प्टी से यहाँ पे चले जाएंगे, फिर सिंपल ए दे करके ए को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक है। अब हम फिर आगे पढ़ेंगे इसके मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाना, रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बनाना। फिर अगर आपके पास एनएफए या डीएफए है तो उससे बैक आपको रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। तीसरी चीज़, एनएफए से डीएफए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हो, ये ट्यूटोरियल चाहे बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले हों, चाहे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो बीटेक करने के बाद, और जैसे अब जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपका यूपीपीएससी टेक्निकल टीचर के लिए वैकेंसी निकली है पॉलिटेक्निक के लिए, तो जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई भी इसको इन ट्यूटोरियल्स को देख सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपका कोई सजेशन हो कि मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।